हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो वो है टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड का थर्ड पार्ट। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, प्लीज़ उन्हें देखिए, उसके बाद ही आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। तो जो थर्ड पार्ट है द फायर सरमन, इसका जो नाम आया है वो गौतम बुद्धा ने जो सरमन दिया था अपने फॉलोवर्स को सारी बुराइयों के खिलाफ। जो सारी बुराइयां हैं जो आग से जुड़ी हुई है वो है लस्ट, पैशन, इन्फैचुएशन एंड हेट्रेड। तो लस्ट यानी जो एक हवस की भावना होती है वो, और इन्फैचुएशन जो हमें लोगों के प्रति अट्रैक्शन होता है, जो कि प्यार नहीं होता, हमें लगता है कि प्यार है लेकिन वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, थोड़े वक्त का होता है। और हेटेड यानी नफरत। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपने लोगों को समझाया था, जो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे उन्हें समझाया था कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो फायर सरमन जो है इसमें टोटल हमें 4 अलग अलग सीन देखने के लिए मिलेंगे, और वो चारों सीन से हमें समझ में आएगा कि कैसे हमारी आज की जो दुनिया है वो एक वेस्टलैंड में बदलती जा रही है। पार्ट ये थोड़ा लंबा है, बाकी सारे पार्ट से कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन हम लोग सब इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर हम रीड करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द फायर सरमन। The river's tent is broken, the last fingers of leaf clutch and sink into the wet bank. तो अब यहाँ पे क्या है, टेंट का मतलब जो होता है वो कपड़े वाला टेंट नहीं है, बट कि टेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि नदी के पास में जो पेड़ उगे हुए थे, जिन पेड़ की पत्तियों से हमें छाया मिलती थी, तो उनकी जो छाया है टेंट की तरह काम करती थी। तो उस पेड़ की जो पत्तियां हैं, लास्ट फिंगर ऑफ लीफ क्लच एंड सिंक इनटू द वेट बैंक, उस पेड़ की जो आखिरी पत्ती है वो भी इस नदी के वेट बैंक में, लाइक जिसका गीला किनारा है वहां पे जाके डूब गई है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो था वो स्प्रिंग का मौसम था और अब पतझड़ का मौसम आ चुका है, इसीलिए उस पेड़ की जो आखिरी पत्ती है वो भी पानी में डूब चुकी है। The wind crosses the brown land unheard. अब ये जो हवा है ये इस ब्राउन यानी सूखी हुए भूरे रंग की जो जमीन है यहाँ पे से ये हवा गुजरती है। The nymphs are departed. जैसे कि आप जानते हैं कि जो निम्स है वो देवियाँ हुआ करती थी, पानी की देवियाँ। अगर आपने पुरानी पोएम्स पढ़ी हैं जो कि हमारे फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल में आपको मिलेंगी, ब्लॉक में, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में ब्रिटिश पोएट्री के ही, तो निम्स जो है वो पानी की देवियाँ हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वो निम्स को लड़कियों की तरीके से बता रहा है कि जो लड़कियां हैं वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी हैं। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये जो है स्पेंसर की बहुत ही फेमस पोएम प्रोथैलेमियन से ली गई है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि स्पेंसर ने ये पोएम लिखी थी जब ये 2 लड़कियों की शादी हो रही थी, तो उनकी तारीफ करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी हुई थी। उसमें उनका जो रीफ्रेन था, जो कि बार बार यूज होने वाली जो लाइन है रीफ्रेन, वो था स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो जो टी.एस. एलियट है ये लाइन उन्होंने, टी.एस. एलियट ने वहाँ से जो रीफ्रेन था उठा के वैसा का वैसा यहाँ पे वो ले आए हैं। द रिवर बेयर्स नो एम्प्टी बॉटल्स सैंडविच पेपर्स। अब यहाँ पे जो उन्होंने लिस्ट ऑफ थिंग्स है वो बताई है कि जो नदी है इसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। क्या चीज़ें नहीं है? एम्प्टी बॉटल्स, सैंडविच पेपर्स, सिल्क हैंडकरचीफ यानी कि सिल्क के रुमाल, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, सिगरेट एंड्स, सिगरेट के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं वो, और अदर टेस्टिमनी ऑफ समर नाइट्स, या फिर कोई भी और सबूत जिससे पता चलता कि यहाँ पे लोग गर्मी की रातों में, जब गर्मियाँ हुआ करती थी उन रातों में लोगों ने यहाँ वक्त गुजारा है। द निम्फ्स आर डिपार्टेड, जो लड़कियां हैं वो यहाँ से जा चुकी हैं। एंड देयर फ्रेंड्स द लॉइटरिंग ईयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, और ये जो लड़कियां हैं इनके जो दोस्त हैं, जो इनके बॉयफ्रेंड्स हैं, वो कौन है? जो सिटी डायरेक्टर्स हैं उनके ईयर्स यानी उनके बेटे जो हैं वो भी यहाँ पे ऐसे ही मस्ती करने के लिए आया करते थे। दे हैव डिपार्टेड, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। हैव लेफ्ट नो एड्रेसेस, उनमें से किसी ने भी अपना कोई पता नहीं छोड़ा है। बाय द वाटर्स ऑफ लेमान आई सैट डाउन एंड वेप्ट। अब लेमान जो है स्विट्जरलैंड में एक लेक है, उसका जो नाम है फ्रेंच में वो लेमान है। तो जो पोएट है यहाँ पे वो बैठ के उसके नदी के किनारे बैठ के वो रो रहा है, क्योंकि उसे दुख हो रहा है। वो किसके लिए रो रहा है? कि जब जो लोगों को उनकी ज़मीन से निकाल दिया गया था वो बहुत दिनों तक परेशान रहे थे, वो अपनी ज़मीन पे नहीं जा पाए थे, अपनी जगह पे नहीं जा पाए थे, तो वो उनके लिए वहाँ बैठ के रो रहा है। अब अगेन जो रीफ्रेन है वो आता है स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। फिर जो नेक्स्ट लाइन है अगेन वो है स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग। तो वो कह रहे हैं कि स्वीट थेम्स तुम धीरे धीरे चलो, क्योंकि मैं बहुत देर तक तो नहीं बोलूँगा और मैं चिल्ला भी नहीं रहा हूँ, मैं जल्दी ही अपनी ये कविता ख़त्म कर दूँगा।
But at my back in a cold blast I hear the rattle of the bones and chuckle spread from ear to ear. अब अगर आपको याद होगा तो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में एंड्रू मार्वेल ने एक लाइन बोली थी, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग चैरियट हरिंग नियर। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो इस पोएम में वो अपनी प्रेमिका को कहता है कि अगर हमारे पास वक्त होता तो मैं ऐसे करता वैसे करता, तुम्हारे एक एक जुल्फ को ऐसे ऐसे कविता लिख के समझाता, ये करता वो करता, लेकिन एट दी एंड वो बोलता है कि हमारे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे हर वक्त समय जिस घोड़े पे चल के आ रहा है मुझे वो हमेशा बैकग्राउंड में सुनाई देते रहता है। मतलब हमारे पास इनफ टाइम नहीं है और इसीलिए हम एक दूसरे को उस तरीके से वक्त नहीं दे सकते जैसा कि तुम चाहती हो। तो यहाँ पे जो टी.एस. एलियट है उन्होंने उनका रेफरेंस देते हुए तो आधी लाइन तो उन्होंने ली है, बट एट द बैक इन द कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, ये जो लाइन है वो उन्होंने एंड्रू मार्वेल से रेफर की है, लेकिन जो उन्होंने दूसरी लाइन है वो चेंज की है और उन्होंने उसको किस में बदल दिया है, द रैटल ऑफ द बोन्स एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी जो हड्डियां हैं वो जब आपस में टकराती है तो उनसे जो आवाज़ आती है वो रैटलिंग की आवाज़, एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी जब कोई इंसान मर जाता है और आप उसके चेहरे पे ज़बरदस्ती खींच के अगर एक मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे, जो एक ईयर से दूसरे ईयर, एक कान से दूसरे कान तक जो मुस्कान जा रही है वो बहुत ही सिनिस्टर सी मुस्कान होगी, बहुत ही ईविल टाइप की मुस्कान। तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि मुझे वक्त का वो आवाज़ सुनाई दे रहा है और मौत के बारे में मुझे मौत याद आ रही है, क्योंकि ये वेस्टलैंड है तो यहाँ पे सब जो स्पिरिचुअलिटी है वो मर चुकी है। तो यहाँ जिस वो चकल की बात कर रहे हैं, चकल यानी स्माइल होता है, जो बड़ी सी स्माइल होती है वो स्पिरिचुअलिटी की मौत की बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। तो अभी इसका जो स्टैंजा था उसमें आपने देखा कि नदी और जो नदी से सब कुछ जा चुका है उस तरीके का हमें एक सीन देखने मिला, लेकिन अब वैसे ही जो दूसरे स्टैंजा का सीन है वो जस्ट उसका अपोजिट है। अब सडनली हमें काफ़ी डरावनी सी इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी। A rat crept softly through the vegetation. एक जो चूहा है वो जंगलों से गुजर रहा है, खेतों से गुजर रहा है। Dragging its slimy belly on the back. उसकी जो slimy यानी जो चिकनी चिकनी जो बेली है, जो उसका पेट है, वो उसको घसीट रहा है, ड्रैग कर रहा है, यानी घसीट रहा है नदी के किनारे पे। While I was fishing in the dull canal. मैं जो है ये जो डल जो बहुत बोरिंग सा कैनाल है वहाँ पे बैठ के मैं फिशिंग कर रहा हूँ, मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। On a winter evening round behind the gas house. जो शाम है वो ठंड की शाम है और गैस हाउस के पीछे जो कैनाल है मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। Musing upon the king my brother's wreck. Musing यानी सोचना, मैं सोच रहा हूँ उन राजाओं के बारे में जिसे मेरे भाइयों ने हराया था। और फिर अब आगे की लाइन में वो बताते हैं कि आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम। और उन राजाओं के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे पिताजी के पहले जिनकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वो इंसान नहीं है जो हमसे पहले स्टैंजा में बात कर रहा था। अब इस स्टैंजा में जो स्पीकर है वो बदल चुका है। ये थ्रू आउट द पोएम में बहुत बार देखने मिलेगा, कभी ये आदमी बन जाएगा, कभी औरत, कभी कुछ और कुछ और। अब जो स्पीकर है वो वापस बदल चुका है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो प्रिंस फर्डिनांड बन चुका है। फर्डिनांड जो था वो नेपल्स का राजा था और ये उन्होंने कहाँ से उठाया, शेक्सपियर का एक प्ले था टेम्पेस्ट, उससे उन्होंने उठाया है कि जब जो फर्डिनांड है वो अपने पिता की मौत के बारे में बताता है कि वो कैसे डूब के मर गए थे, तो इन दो लाइनों में उसकी बात चल रही है। वो अपने आप को फिशर किंग से रिलेट कर रहा है। फिशर किंग जो था ये एक लेजेंड है कि ये बहुत ही एक अच्छा राजा था और ये एक राजा था और इसका जो राज्य था वो बहुत ही अच्छा था जहाँ सब कुछ उगता था, लेकिन उस राजा ने अपनी करतूतों की वजह से अपने राज्य को एक बंजर ज़मीन में बदल दिया। तो आगे की जो लाइन है वहाँ से हमें पता चलेगा कि प्रिंस फर्डिनांड क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंस फर्डिनांड जो थे वो सोच रहे हैं, म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रेक। म्यूज यानी सोचना, वो सोच रहे हैं उन राजाओं के बारे में जिसे मेरे भाइयों ने मारा था। एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम, और उन राजाओं के बारे में जो मेरे पिता से पहले मर गए थे। अब ये जो किंग फर्डिनांड थे इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी डूबकर। तो जब जो फर्डिनांड है वो उसको इन्फॉर्म बता रहा था इस बारे में, उसके बारे में यहाँ बात चल रही है। White bodies naked on the low damp ground and bones cast in the little low dry garret. अब ऐसा था उस वक्त में कि जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग थे उनकी मौत हुई थी। अब इतने लोगों की जब मौत हुई है वॉर में तो उन सभी को प्रॉपर फ्यूनरल नहीं मिला था, तो बहुत सारे लोगों की जो बॉडीज़ थी वो ऐसे ही कहीं पे भी पड़ी रहती थी, कहीं पे भी दफन हो जाते थे
और उनकी बॉडी जो वहीं पे पड़ी रहती थी, रॉट होती रहती थी, चूहे खा रहे हैं वहीं डीके होती थी, तो उनकी जो हड्डियां हैं वो आपस में टकराती थी। तो ये उन बॉडीज़ की बात कर रहे हैं कि वो जो सफ़ेद नेकेड, जो उनके ऊपर कपड़े नहीं है, तो जो सफ़ेद नेकेड बॉडीज़ हैं ये ग्राउंड में कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं। और गैरेट का मतलब होता है पुअर मेंस एटिक, यानी कि एटिक यानी जिसे हम इसे टान नहीं कहते, एक तरीके का टान समझ लीजिए, लेकिन उनके घरों में जहाँ पे तिकोनी छतें हुआ करती थी, जो सबसे ऊपर वाला एटिक आप समझ लीजिए, वहाँ पे इनकी जो बोन्स है वो वहाँ पड़ी हुई है। और जब कोई चूहा उन पे से चल के जाता है तभी हमें उन बोन्स के हिलने की या टकराने की आवाज़ आती है। rattled by the rat's foot only year to year, और हर साल में एक बार जब चूहा कभी कोई जाता है तो साल साल में एक बार हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। But at my back from time to time I hear the sound of horns and motor, लेकिन समय समय पे मुझे मेरे दिमाग में, मेरे सर में मुझे पीछे आवाज़ आती रहती है। किसकी? हॉर्न्स की और मोटर्स की, जो मशीन है उनके चलने की, और जो हॉर्न बजाते हैं लोग उसकी मुझे आवाज़ आती है। Which shall bring Sweeney to Mrs. Porter in the swing। अब स्वीनी जो है ये एक रिकरिंग कैरेक्टर है जो कि इलियड की बहुत सारे दूसरी पोएम्स और ड्रामाज में आया हुआ है, जैसे कि सेंशुअल, जैसे कि स्वीनी इरेक्ट, स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स एंड स्वीनी एग्नोस्टिस। ये जो आदमी है ये एक दिखने में तो बहुत ही ऐसा नेचुरल सा इंसान है कि कॉमन मैन है हमारी तरह, लेकिन ये एक बहुत ही सेंशुअल मैन है और ये सिर्फ सेक्स करना चाहता है। इसका सारा ध्यान वहीं पे लगा हुआ है, इसको कुछ भी करके बस सेक्स करना होता है। तो स्वीनी जब यहाँ पे आया तो वो कैरेक्टर अगेन वही है कि यहाँ पे भी है इसका जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसका जो पैशन है वो इसे कंट्रोल करता है। और मिसेस पोर्टर जो है ये आप समझ लीजिए कि एक ब्रॉथेल की मालकिन है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनको संभालने वाली, उनकी जो मेन मैडम होती है पोर्टर है। इजिप्ट में कायरो है, वहाँ का एक बहुत ही फेमस बैलड था, उसमें इनका रेफरेंस आया हुआ था, तो वहाँ से ये कैरेक्टर उठाया हुआ है। तो जो स्वीनी है, अब ऑब्वियसली ये जो स्वीनी है इसको सेक्स करना, और मिसेस पोर्टर जो है वो लड़कियों, उनके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, तो अब ऑब्वियसली जब ये मिलेंगे तो इनका कुछ ना कुछ आगे होगा। तो स्वीनी टू मिसेस पोर्टर इन द स्प्रिंग ऑफ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर्स एंड ऑन अ डॉटर। तो स्वीनी जो है वो जाता है मिसेस पोर्टर के यहाँ स्प्रिंग के मौसम में, और जब तभी जो चांद की रोशनी है वो मिसेस पोर्टर और उनकी बेटियों पे पड़ती है। दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, और वो अपने जो पैर हैं सोडा के पानी से धोती है, सोडे वाला जो पानी है उसे धोती है। और फिर जो नेक्स्ट लाइन है वो फ्रेंच में है, ए से वुआ दे ऑफो शांतो दौला कूपलो। इसका मतलब है कि मुझे उन बच्चों की आवाज़ आ रही है, इन्फेंट यानी उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि एक डोम यानी जो मंदिर का शेप नहीं होता है ऊपर जो हाफ सेमी सर्कल होता है, एक उन बच्चों की मुझे गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके साथ हमारा जो ये स्टैंजा है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा पे हम आते हैं तो वो है ट्विट 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 जग 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 सो रूडली फोर्स टेरेओ। तो अगर आपको याद होगा कि सेकेंड पार्ट में, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट था द गेम ऑफ चेस, उसमें मैंने फिलोमेला की स्टोरी भी आपको बताई है। तो फिलोमेला को जब उस राजा टीरियस, उसने उसका रेप किया था, उसके बाद जब वो नाइटिंगेल में बदल गई थी तो उसके जो गाने की आवाज़ है वो है जग जग जग, और जो राजा जिसने उसको फोर्स किया था वो था टेरेस, इसीलिए सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ लिखा हुआ है टेरियो, तो उसका रेफरेंस उन्होंने वापस दिया है। अब हम नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून। ये जो अनरियल सिटी है यानी जो सच्ची सिटी नहीं है, बट ये अनरियल सिटी कोई भी हो सकती है, ये यूरोप की कोई सिटी हो सकती है या फिर ये इंडिया की कोई सिटी हो सकती है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून, जो ठंड का मौसम है और इसीलिए जो कोहरा छाया हुआ है हर तरफ वो ब्राउन कलर का है। मिस्टर यूजनीड्स द स्मिर्ना मर्चेंट, स्मिर्ना जो है एक जगह का नाम है। अब मिस्टर यूजनीड जो कि वहाँ से आए हुए हैं उनके बारे में ये उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अनशेवन, ये जो आदमी है ये इसने शेव नहीं किया हुआ है, इसकी दाढ़ी बड़ी, विद अ पॉकेट फुल ऑफ कुरॉन्स, जो इसकी जेब में बहुत सारे किशमिश रखे हुए हैं, कुरॉन्स यानी जो किशमिश है वो। CIF लंदन डॉक्यूमेंटेशन एट साइट। CIF जो है इसका फुल फॉर्म हुआ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। तो मतलब ये जो आदमी है ये बिजनेस करने वाला एक आदमी है और इसकी जेब में जो है वो बिजनेस वाले पेपर्स रखे हुए हैं। आस्क्ड मी इन डिमोटिक फ्रेंच। अब डिमोटिक फ्रेंच यानी हर लैंग्वेज का एक एक्सेंट होता है या फिर एक डायलेक्ट होता है,
तो जो बात करने वाला जो डायलेक्ट वाला फ्रेंच है वो डेमोटिक फ्रेंच। तो ये जो आदमी जो अनशेवन है, जो बिजनेसमैन है, इसने आके मुझसे उस डेमोटिक फ्रेंच, उस डायलेक्ट फ्रेंच के उस डायलेक्ट में पूछा, टू लंचन एट कैनन स्ट्रीट होटल फॉलोड बाय अ वीकेंड एट मेट्रोपोल। तो इस आदमी ने आके मुझसे, यानी जो नरेटर है, उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे कैनन स्ट्रीट होटल में, और उसके बाद हम लोग एक पूरा जो वीकेंड है, यानी सारा दिसंबर जो हमारा वीकेंड होता है, वो पूरा एक वीकेंड हम मेट्रोपोल जो होटल है वहाँ पे गुजारेंगे। तो मेट्रोपोल होटल जो था वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए उस वक्त बहुत फेमस था। तो ये आदमी जो है वो उसे प्रपोज कर रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, हम लोग लंच पे चलेंगे और फिर बाद में हम लोग सेक्स करेंगे, या हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। इसके साथ हमारा ये स्टैंजा भी खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। At the violet hour, when the eyes and back turn upward from the desk, when the human engine waits. Violet hour यानी अब शाम का वक्त हो चुका है और जो आंखें हैं लोगों की, वो आंखें भी थक गई है। हर किसी की आंखें अब थक गई हैं। और जो लोगों की बॉडीज हैं, ह्यूमन इंजन वेट यानी इंसान जो है उनका शरीर जो है इंजन मशीन की तरह जो अभी तक काम कर रहा था, अब वो थक गया है। टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, वो लोग अपनी डेस्क से उठते हैं। लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग, अब उनके जो ह्यूमन इंजन है शरीर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे जब टैक्सी को हम रोकते हैं तो उससे जैसी आवाज़ें आती हैं, वैसी आवाज़ें इनके शरीर से भी आ रही हैं। टिरेसियास दो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइव्स, ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट कैन सी। अब टिरेसियास जो है ये एक ग्रीक कैरेक्टर है, ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अंधा है और ये दो जिंदगी के बीच में जी रहा है, क्योंकि ये आदमी भी है और ये औरत भी है, और ये बहुत समय से जिंदा है, बहुत समय से चला रहा है। ऑब्वियसली मिथिकल क्रीचर है तो ये मरता नहीं है, और इसके पास मैजिकल पावर्स है कि ये भविष्यवाणी कर सकता है, भविष्य बता सकता है। तो अब हमारा जो स्पीकर है यहाँ वो चेंज हो चुका है। अब जो स्पीकर है वो है टेरियास। तो इस लाइन से वो बोल रहा है, आई टेरियास दो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइव्स, इवन दो मैं अंधा हूँ लाइक, और मैं दो जीवन के बीच में जूझ रहा हूँ। ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट कैन सी, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और उसके जो फीमेल ब्रेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि वो आदमी है और उसके पास ब्रेस्ट भी है, तो इसीलिए उसने उसको स्पेसिफाई किया है कि मेरे जो फीमेल ब्रेस्ट हैं कैन सी एट द वायलेट आवर द इवनिंग आवर दैट स्ट्राइव्स, मैं देख सकता हूँ कि वायलेट आवर यानी शाम हो चुकी है और जो लोग हैं, जो शाम है और जो लोग हैं हर कोई अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। होमवर्ड्स एंड ब्रिंग द सेलर होम फ्रॉम सी, और ये जो शाम का वक्त है, ये जो सेलर्स हैं, जो नाविक लोग होते हैं, उन्हें भी समंदर से अपने घर वापस बुलाता है। ये शाम का वक्त जो है हर किसी को घर बुलाता है। द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, अब जो टाइपिस्ट है, अब इस लड़की की बात चल रही है जो कि एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट का काम करती है, ये भी अब घर आ चुकी है। शाम का वक्त हो गया है तो चाय का वक्त हो गया है। वो अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, सुबह के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे उन्हें साफ करती है। लाइट्स हर स्टोव एंड लेज आउट फूड इन टिन्स, और जो अपना स्टोव है, जो गैस है, वो जलाती है और जो अपना खाना है उसे टिन में से खाना निकालती है। Out of the window perilously spread, her drying combination touched by sun's last ray, और जो खिड़की से बाहर पेरिलियसली मतलब बहुत ही डेंजरसली, हैपहैज़ार्ड वे में उसके जो कपड़े हैं बाहर, कॉम्बिनेशन यानी उसके जो कपड़े हैं ऊपर और नीचे के जो कपड़े हैं वो सूख रहे हैं और जो सूरज की आखिरी किरणें हैं वो उन कपड़ों को टच कर रही है। ऑन द दीवान आर पाइल्ड एट नाइट हर बेड, ये जो दीवान है रात को जो कि उसका बिस्तर बन जाता है, उस पे ढेर लगा हुआ किस चीज़ का, स्टॉकिंग्स, स्लीपर्स, कैमिजोल्स एंड स्टेज, उसके इन सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे। आई टेरेसियास ओल्ड मैन विद रिंकल डग्स, तो रिंकल डग्स भी अगेन वो ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं कि उसके जो ब्रेस्ट है वो भी उन पे अब झुर्रियाँ पड़ चुकी है। परसीव द सीन एंड फोरटोल्ड द रेस्ट, मैंने जब ये सीन देखा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। फोरटोल्ड यानी एडवांस में बता देना, पहले से बताना। I too awaited the expected guest, मैं भी इस expected guest का, ये जो आने वाला गेस्ट है उसका इंतजार कर रहा हूँ। He the young man carbuncular arrives, अब ये जो आदमी है ये एक बहुत ही यंग सा आदमी है और क्योंकि इसके चेहरे पे बहुत सारे गड्ढे हैं, दाग हैं, इसीलिए उसको कार्ब्यूनिकुलर कहा गया है। वो आदमी है, वो आता है। A small house agent's clerk with one bold stare,
ये जो आदमी है कोई बहुत अमीर सा आदमी नहीं है, ये सिर्फ एक क्लर्क है, एक छोटे से घर में एक क्लर्क है, लेकिन ये बहुत ही, इसकी जो नजरें हैं वो बहुत तेज है। वन ऑफ द लो ऑन whom assurance sits as a silk hat on Bradford millionaire। ये जो आदमी है, ये जिस तरीके से लोगों को देखता है, एक नीचे नजर से नहीं देखते कि तुम सब मुझसे नीचे हो, ये उस तरीके से देखता है क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत बड़ा आदमी समझता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। उसके पास में वैसा रुमाल है, जैसे वो अपने आप को कैरी करता है, ऐसा लगता है कि ब्रैडफोर्ड जो एक जगह है लंदन में, ब्रिटेन में एक जगह है जहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं, तो जैसे वो लोग एक सिल्क का हैट जो है वो कैरी करते हैं, वैसे ही ये भी अपने आप को कैरी करता है और वैसे ही समझता है कि ये बहुत ही अमीर इंसान है। द टाइम इज नाउ प्रोपिशियस एज ही गेसेस। उसे लगता है कि अब सही वक्त आ चुका है। द मील इज एंडेड, शी इज बोर्ड एंड टायर्ड। खाना भी खत्म हो चुका है और जो लड़की है वो बोर हो रही है, वो थक चुकी है। एंडेवर्स टू एंगेज हर इन करासिस। अब ये जो आदमी है ये उसको अराउज करने के लिए उसको सहलाने लगता है। which still are unreproved if undesired। और लेकिन ये जो भी कुछ कोशिश करता है, उस लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं उसके साथ कुछ करना चाहती, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Flushed and decided, he assaults at once। तो वो थोड़ी कोशिश करता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, उसको असॉल्ट करता है, यानी उसके ऊपर चढ़ जाता है बिना उसकी मर्जी के, वो उसके साथ सेक्स करने लगता है। एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर नो डिफेंस। अब उसे ये दिखता है कि ये लड़की जो है ये कुछ डिफेंड नहीं कर रही है, अपने आप को बचने की कोशिश नहीं कर रही है। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स। तो अभी लड़की तो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन वो इसे एंजॉय भी नहीं कर रही है। लेकिन ये आदमी जो है, ही सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, वो इतना ईगोस्टिकल है कि उसे रिस्पॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़की को क्या चाहिए, उसे सिर्फ वो करना है जो वो चाहता है। एंड मेक्स अ वेलकम ऑफ इंडिफरेंस। और इनफैक्ट वो क्या है कि ये लड़की का जो इंडिफरेंस है, यानी उस लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो और एंजॉय करता है। उसे अच्छा लगता है कि वाह, ये लड़की कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर भी मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए, तो उसे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड आई टीरेसियास हैव फोर सफर्ड ऑल इनैक्टेड ऑन द सेम दीवान और बेड। अब ये जो टीरेसियास है वो कह रहा है कि मैंने ये सब कुछ पहले ही सफ़र कर चुका हूँ, इसी दीवान या इसी बेड पे मैं ये सब कुछ झेल चुका हूँ। I who have sat by thieves below the wall and walked among the lowest of dead। जो मैं हूँ, मैंने बहुत ही, जो मरे हुए लोगों में सबसे लोवेस्ट होते हैं उनके साथ में मैं चल चुका हूँ, मतलब मैं बहुत नीचे गिर चुका हूँ, मैं ये सब कुछ बहुत पहले से देख चुका हूँ। अब यहाँ पे जो वो पुराने चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, ग्रीक टाइम, पुराने ग्रीक रेफरेंस दे रहे हैं कि थीव्स के वक्त जो एंशियंट ग्रीस में जो चीज़ें हो रही थी, उन्होंने जो सफ़र किया था, जो पेन उन्होंने झेला था, वही पेन जो है आज ये टाइपिस्ट भी झेल रही है, और मैं ये सब कुछ झेल चुका हूँ। बिस्टोज वन फाइनल पेट्रोनाइजिंग किस। फिर वो फाइनली जब उसका काम हो जाता है, उसे जो करना था उसने वो कर लिया, तो वो उसे एक फाइनल पेट्रोनाइजिंग यानी अपने हिसाब का थोड़ा डिमीनिंग सा एक किस उसको करके वो वहाँ से चला जाता है। एंड ग्रोप्स हिज वे फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिट। ग्रोप्स यानी जो टच कर करके वो नीचे जा रहा है, क्योंकि जो स्टेयर्स है, जो सीढ़ियाँ है, वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ कोई रोशनी नहीं है, तो वो दीवारों को टच करते हुए अपनी जगह, अपना रास्ता ढूंढते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब वो वहाँ से चला गया, तो अब आगे क्या हो रहा है। शी टर्न्स एंड लुक्स अ मोमेंट इन द ग्लास। वो पलटती है और देखती है, थोड़ी देर अपने आप को शीशे में देखती है। हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसका लवर जो है वो अभी अभी यहाँ से चला गया है। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म थॉट टू पास। उसका जो दिमाग है, एक आधा जो विचार है वो उसे उसके दिमाग से गुजरता है। Well, now that's done, I'm glad it's over। वो क्या सोच रही है कि चलो अच्छा है ये खत्म हुआ, मुझे खुशी है कि अब ये खत्म हो गया। When lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone। और फिर ये जो औरत है ये क्या करती है, खड़ी होती है और फिर अपने ही रूम में यहाँ से वहाँ पेस यानी चलने लगती है। She smooths her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone। जो अपने हाथ से वो एक अपने रोबोटिक तरीके का जो उसका हाथ है, उससे वो अपने बालों को संवारती है, ठीक करती है, और फिर वो गाने चला देती है, जो रिकॉर्डर है वो उसे चालू कर देती है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक नॉवेल थी, द विकार एंड वेकफील्ड। उसमें ओलिविया का एक गाना है
जिससे कि ये लाइन उन्होंने ली है, क्योंकि ओलिविया जो थी वो भी इस टाइपिस्ट की सिचुएशन में थी, लेकिन उस सिचुएशन के बाद वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी, उसे बहुत दुख हुआ था और इसलिए एक सैड सॉन्ग वहाँ पे आया था। लेकिन यहाँ पे जो टाइपिस्ट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि एक आदमी ने उसे फोर्स किया और उससे के साथ वो किया जो वो नहीं करना चाहती थी। तो वो दिखा रहे कि उस वक्त से आज के वक्त में लोगों में कितना बदलाव आ गया है। तो ये एक सटायर, एक ये आयरनी उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। This music crept by me upon the waters and along the strand up Queen Victoria Street. अब यही जो हमारा स्पीकर है इस वक्त वो कह रहा है कि ये जो गाना है ये मैंने पानी पे सुना है। कब सुना है? क्योंकि अब ये स्पीकर ये तो बहुत सालों साल से जिंदा है और इस स्पीकर के पास ऑलरेडी काफ़ी सारे पावर्स है। तो वो बोल रहा है कि ये गाना कब चला था? Along the strand up Queen Victoria Street. जब क्वीन विक्टोरिया वो सड़कों पे चला करती थी उस वक्त ये गाना चला करता था। Oh city, city, I can sometimes hear beside a public bar in Lower Thames Street. और ये जो गाना है मैं कभी कभी सुन पाता हूँ, जो लोअर थेम्स स्ट्रीट है, थेम्स की जो गलियाँ हैं मैं वहाँ पे ये सुन पाता हूँ। The pleasant whining of mandolin and clatter and chatter from within. मैंडोलिन जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी मैं आवाज़ सुन पाता हूँ और क्लैटर चाटर उसकी जो और आवाज़ें हैं वो मैं अंदर से सुनाई देती है मुझे। किसकी आवाज़ है? वेयर फिशरमैन लाउंज एट नून, जहाँ पे ये जो मछुआरे हैं ये लोग दोपहर को आराम करते हैं, उनकी बातें करने की आवाज़ है। वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टियर्स होल्ड इनएक्सप्रेसिबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन वाइट एंड गोल्ड। तो ये जो फिशरमैन है ये लोग यहाँ बैठ के दोपहर को बातें करते हैं, इनके बर्तनों की जो आवाज़ है वो उसे सुनाई देती है। और पास में ही जो सेंट मैग्नस का चर्च है वहाँ पे एक जो गोल्ड, सफ़ेद और गोल्ड कलर के जो कॉलम्स हैं उसका आर्किटेक्चर है, उसे यहाँ पे जो स्पीकर है वो बता रहा है। अब यहाँ से जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वहाँ से जो डॉटर ऑफ थेम्स है, तो 3 डॉटर्स हैं थेम्स की, वो तीनों डॉटर्स अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना पर्सपेक्टिव वहाँ पे रखेंगी। तो सबसे पहले जो डॉटर है वो रिवर में जो गंदगी हो रही है उसके बारे में बता रही है। द रिवर स्वेट्स, यानी जो नदी है उसे पसीना आ रहा है। ऑयल एंड टार, क्योंकि जो हमारी सारी इंडस्ट्रीज हैं वो जो अपनी सारी गंदगी है ऑयल और टार की वो सारी उन नदियों में बहा देती है। द बार्जेस ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड। रेड सेल्स, जो नाविक हैं जब वो लोग अपनी नाव चलाने के लिए जो सेल्स हैं वो जो कपड़े हैं वो खोल देते हैं। वाइड, to leeward swing on the heavy spar, the barges wash drifting logs, down Greenwich Reach, past the Isle of Dogs. अब ये जो नाविक हैं ये लोग उन सेल्स को पूरा खोल देते हैं आगे बढ़ने के लिए, और इसीलिए जो लॉग्स हैं, जो लकड़ी है वो आगे वो पानी में ऊपर तैरती है ताकि ये लोग आगे जा सके। अब ये जो डॉटर ये कंप्लेन कर रही है कि जो नदी के ऊपर है पूरा ऑयल और टार इकट्ठा हो चुका है और इसी की वजह से जो लोअर हाई टाइड्स हैं नदी के उस पे जो सेल है, जो नाव है, उनको चलने में परेशानी हो रही है। और जो लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो सेंट्रल पोल, जो नदी जो नाव का सेंट्रल पोल है वहाँ से एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यही जो लाइन है ये लेमेंट ऑफ द राइन मेडन्स ऑफ वेगनर, उसके बारे में उसका भी उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। और ये जो एंड की जो लाइनें हैं वाला लिया वाला ले लिया, ये उधर से ली हुई है। फिर नेक्स्ट लाइन में जब हम आते हैं, Elizabeth and their sister beating oars, the stern was formed a gilded shell, red and gold. अब यहाँ पे जो है क्वीन एलिजाबेथ का एक लव अफेयर चल रहा था अर्ल ऑफ लेसेस्टर से, ये उनका एक मिनिस्टर था। तो इन लोग का अफेयर चल रहा था और ये दोनों साथ में बोटिंग के लिए गए थे, एक एक्सकर्जन पे गए थे जहाँ पे कि स्पेनिश एम्बेसडर जो था वो भी वहाँ पे प्रेजेंट था। और ये लोग वहाँ पे गए थे और इन लोगों का जो अफेयर है वो चल रहा था, लेकिन फाइनली ये लोग शादी नहीं करते हैं क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ है वो मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और फिर वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं तो उन्हें वाइट कलर के जो स्टोन्स हैं और टावर्स हैं लंदन के वो दूर से दिखाई देते हैं, उसके बारे में यहाँ उन्होंने बताया है। The brisk swell rippled both shores, southwest winds carried downstream the peal of bells, white towers, जो white towers हमें दिख रहे थे वो। और फिर अगेन वही सेम लाइन्स उन्होंने यूज़ किए, वे लाला लिया वे लैला लिया। उसके बाद हम ऑलमोस्ट इसके एंड पे पहुँच गए हैं। Trams in dusty trees, Highbury bore me, Richmond and Kew,
Undid me, by Richmond I raised my knees, supine on the floor of a narrow case. अब यहाँ पे जो है थेम्स की जो 3 बेटियां उसमें से जो सबसे पहली वाली बेटी है वो किसकी बात कर रही है? डस्टी ट्रीज की, यानी जो लंदन का, नॉर्थ लंदन का जो हाईबेरी एरिया है जहाँ पे ये जो पेड़ है इनके ऊपर पूरी धूल भर चुकी है, उनके बारे में वो बात कर रही है। द रिवर साइड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रिचमंड, जो कि अब उसे और अच्छे नहीं लगते हैं। रिचमंड जो है काफ़ी अमीर एरिया, लेकिन अब उसे वो अच्छे नहीं लगते हैं। फ्लोटिंग डाउन नियर रिचमंड शी रेजेस हर नीज, अब वहाँ से वो चलते हुए वो अपने घुटनों को आगे बढ़ाती है, और इसलिए वो ये क्यों कर रही है? ताकि उसका जो लवर है वो आराम से उसके साथ नदी में या बोट में बैठ सके। अब ये जो स्टैंजा है इसमें जो दूसरी बेटी है वो बात कर रही है, वो अपने लवर के बारे में बात करी कि जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ प्यार किया था तो उन्हें कैसा लगा था। तो वो बता रही है कि मेरा जो हार्ट है वो मेरे घुटनों में, मेरे पैरों तले आ गया था, मेरा जो दिल है मेरे पैरों तले आ चुका था। एंड माई हार्ट अंडर माई फीट आफ्टर द इवेंट, कि उस सब के बाद क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैशन में थी, उतना प्यार था, उतना सब कुछ उसको फील हो रहा था कि उसको लगा कि उसका जो दिल है उसके पैरों तले है। ही वेप्ट, तो उसका जो लवर है वो रोया। ही प्रॉमिस्ड अ न्यू स्टार्ट, और वो रोया और उसे बोला कि मैं तुम्हें एक नई शुरुआत दूंगा, मैं तुम्हारे मतलब वो अपने आप को बदलना चाहता है। आई मेड नो कमेंट, व्हाट शुड आई रिसेंट, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो जानती है कि उन दोनों ने जो किया उन दोनों को उसमें मज़ा आया, दोनों ने पैशन में किया और वो उसको बदलना नहीं चाहती। वो कुछ उसको मतलब नहीं है कि ये बदलेगा या नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अब जो तीसरी बेटी है उसकी बात कर रहे हैं। ऑन मार्गेट सैंड्स आई कनेक्ट नथिंग विद नथिंग, वो बोल रही है कि मैं किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, ये जो जो चीज़ें हो रही है आसपास मैं किसी से भी अपने आप को जोड़ नहीं पाती हूँ। द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग, अब इसके जो हाथ हैं उनसे नाखून टूट जाता है और वो अपने नाखून को देख रही है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि जब हमारे हाथ से नाखून टूट जाता है तो फिर वो सिर्फ गंदगी रह जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक टूटा हुआ टुकड़ा है जिसे हमें फेंक देना चाहिए। तो उसे ज़िंदगी की भी फ्यूटिलिटी के बारे में समझ में आ रहा है कि हम जिसे इतना पकड़ के रखते हैं वो असल में बहुत ही बेमतलब सी चीज़ है। फिर वो बोलती है माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग, मेरे लोग वो हम्बल लोग जो कुछ भी नहीं चाहते हैं। लाला टू कार्थेज देन आई कम, कार्थेज का मतलब एक जगह है जो कि अल्जीरिया के पास में है, नॉर्थ अफ्रीका में जो अल्जीरिया है उसके पास में एक जगह है, उसका नाम है कार्थेज। बर्निंग बर्निंग बर्निंग, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी आउट, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट बर्निंग, अब वो कह रही है आग आग, जो जलन होती है, हमें आग लगती है सब जगह, तो वो आग की बात कर रहे हैं कि सब जगह आग लगी हुई है और प्लीज़ मुझे प्लकेस्ट यानी मुझे इस आग से बाहर निकालो, हे भगवान तुम मुझे इस आग से बाहर निकालो। ये जो पैसेज है ये सेंसुअल टेम्पटेशन, जो यूथ लोगों को, जो जवानी में आपको बर्निंग यानी जो आग एक फील होती है सेक्सुअल पैशन के लिए, उसके बारे में इस इधर पे टी.एस. एलियट ने बताया है। और यहीं पे इसी के साथ जो टी.एस. एलियट उन्होंने दो चीज़ों को कंपेयर किया है, एक तो थी बुद्धा और उनकी फिलॉसफी जो कि ईस्ट को बताते हैं, जो कि हम इंडिया और हमारे जो कल्चर है उसको बताते हैं, और वहीं जो दूसरा वाला है सेंट अगस्टीन जो कि वेस्ट की फिलॉसफी को बताते हैं। उनके जो ओपिनियन थे वो काफ़ी अलग थे, दोनों रिलीजियस लीडर्स थे लेकिन उन दोनों के जो ओपिनियंस थे वो अलग थे। जहाँ जो बुद्धा है वो क्या एडवोकेट करते हैं, वो बताते हैं कि जो हमारे जीवन में जो हमें प्लेजर्स यहाँ मिल रहे हैं उनको रिजेक्ट करो, जो तुम्हें ये सब लग रहा है कि ये सब इम्पोर्टेंट है, जो जिसे प्यार किया गया पैशन है, इनको तुम रिजेक्ट करो, और जब तुम इन पैशन से फ्री हो जाओगे तो तुम रीबर्थ यानी बार बार जन्म लेने से भी बच जाओगे। वहीं जो सेंट अगस्टीन जो कि वेस्ट के जो संत हैं वो क्या कहते हैं कि तुम भगवान पे भरोसा रखो और तुम्हारा सैल्वेशन यानी तुम्हें इन सब चीज़ों से छुटकारा वैसे ही मिलेगा जब तुम भगवान पे भरोसा करोगे। और बस इसी के साथ जो हमारा थर्ड पार्ट है द फायर सर्मन वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, प्लीज़ उसको देखना ना भूलें।